क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चे निःशुल्क स्टडी प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त परीक्षाओं का समय नज़दीक है, इसलिए हमने आपको 10वीं और 12वीं के अनसोल्ड पेपर भी उपलब्ध करवाए। और इसके अतिरिक्त ये समय रिवीजन का है। कई बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने इस इंतज़ार में कि कोरोना फिर आएगा पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की, किताबें भी परचेज नहीं की। और कई बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल का भी मुंह नहीं देखा अभी तक, सिर्फ एडमिशन करवाने गए थे और अब परीक्षाएं देने जाएंगे। लेकिन गलती उनकी भी क्या है, उम्मीदों से आसमान टंगा हुआ है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, परीक्षाएं होंगी और व्यवस्थित तरीके से होंगी। तो जिन बच्चों ने पूरे वर्ष पढ़ाई नहीं की है उनके पास मात्र 2-4-10 दिन या 20 दिन का समय बचा है। जिन्होंने पढ़ाई की है उनके लिए और भी गोल्डन चांस है कि वो लोग अपनी परसेंटेज को और अच्छी बना सकते हैं, क्योंकि यही समय है जब आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी बन सकती है। इसका मतलब जो बच्चे साल भर पढ़ाई किए हैं वो बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की है उनका भी रिजल्ट बेहतर बने। इसके लिए हमारा प्रयास है कि कम से कम समय में हम आपको बहुत सी चीज़ें बता सकें। तो हम आपको एक अध्याय और एक वीडियो दे रहे हैं लगातार। आपने जितने अध्याय साइंस के हैं उतने वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो आपका साइंस पूरी तरह कंप्लीट होगा और इसी से सब कुछ आने वाला है। इसी प्रकार साइंस के अतिरिक्त मैथ और आपका इंग्लिश, ये दोनों विषय भी मिलेंगे इंटरमीडिएट के बच्चों को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश, ये आपकी चारों विषय मिलेंगे। तो देखिए आप इसमें, ये 10वीं का चैप्टर है। ये आपका 10वीं का चैप्टर 12वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है और 10वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है, 11वीं के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये आपका सभी क्लासों में उपलब्ध है। तो देखिए इसमें से क्या क्या चीज़ें आ सकते हैं। इसमें एक प्रश्न आपका आ सकता है, तत्व किसे कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं, जैसे सोडियम, सोना, मैग्नीशियम इत्यादि। ये आप भी पूछा जा सकता है कि कुल कितने ज्ञात तत्व हैं, या फिर जो ज्ञात तत्व हैं उनकी संख्या कितनी है? तो 118 हैं। देखिए हम आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक चीज़ें दे रहे हैं। इसका मतलब आपको सिर्फ महत्वपूर्ण चीज़ें मिल रही हैं, इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा देखना है और इसका बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम में ऑटोमेटिक दिख जाएगा। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? अब बात आती है, तत्व तो हमारे पास 118 है, फिर उनके वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो तत्वों को सुव्यवस्थित ढंग से पढ़ने के लिए तथा उनके अध्ययन को सरल करने के लिए वर्गीकृत की आवश्यकता पड़ी। जैसे मान के चलिए, अब आपने एक फील्ड में 10 प्रकार के जानवरों को खड़ा कर दिया, तो ये तो एक भीड़ भाड़ की व्यवस्था हो गई। लेकिन वहीं पर अगर आपने अलग अलग कर दिया, जैसे गाय के लिए अलग जगह है, भैंस के लिए अलग जगह है, बकरी के लिए अलग जगह है, इसी प्रकार हमारे 118 तत्व जो खोजे गए उनमें कई तत्व ऐसे थे जो एक दूसरे के साथ समानता प्रदर्शित करते थे। यदि उनको एक साथ रख दिया जाता तो उनके अध्ययन में बहुत समस्याएं हो सकती थीं। लेकिन उनको अलग अलग वर्ग और आवर्त में रखकर हम लोगों ने क्या किया कि उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें रखा गया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि सभी तत्व जो समानता प्रदर्शित करते हैं उनको एक कॉलम में और जो अलग हैं उनको दूसरे कॉलम में रखा गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपका डोबे राइनर त्रिक है। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसका सिद्धांत भी आता है। तो आपको लिखना यही है जिसमें लिखा हुआ है, जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के अनुसार क्रमवार रखा गया, मतलब उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों क्रम में रखा गया, तो 3 तत्वों के समूह प्राप्त होते हैं जिन्हें त्रिक कहा जाता है। त्रिक के मध्य वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 परमाणुओं के भार का माध्य होता है। तो ये आपका डोबे-नायडर का त्रिक सिद्धांत है। यह आपका इम्पोर्टेंट है, जो आपका पेपरों में पूछा जा सकता है, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। इसके 3 तत्व कौन कौन से हैं ये आप लिख लीजिएगा, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम। ठीक है, यदि आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 3 और 1 4 और 7 और 13 4 17। इसका आधा कर दीजिए तो 2 8 16, 1 17, 2 8 16। तो देखिए लगभग आपका बीच वाला पद माध्य प्राप्त हो रहा है। तो ये आपका जो तत्व होंगे ये कहीं ना कहीं 2 तत्व लिखा है ना इसमें। जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम के अनुसार रखा जाए तो 3 तत्वों का समूह प्राप्त होता है, जिसमें जिन्हें क्या कहा जाता है? त्रिक कहा जाता है।
त्रिक के मध्य का जो तत्व का परमाणु भार होगा अन्य दो तत्वों के परमाणु भारों का माध्य होता है। तो ये आपका यहाँ से सिद्ध हो गया और आप इसे तैयार भी कर सकते हैं। जैसे ये है आपका LiCa और Cl, ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये तीन है आपके। अगला है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो न्यूलैंड ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया तो पाया कि आठवें तत्व के गुण पहले तत्वों के साथ समान थे। ये आपका अष्टक नियम है। इसकी तुलना संगीत के अष्टक नियम से की गई, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अष्टक नियम कहा जाता है। जैसे लिथियम एवं सोडियम धातु के गुण समान होते हैं। इसको हम अभी वो भी दिखा देते हैं कैसे कैसे तुलनाएं की गई। इसकी सीमाएं क्या हैं पहले देख लीजिए। यह नियम केवल कैल्शियम धातु तक लागू होता है। नए तत्वों के गुण इस सरणी से मेल नहीं खाते थे और सरणी में तत्वों को समंजित करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रखा बल्कि असमान तत्वों के जिनके गुणों में कोई समानता नहीं थी उनको भी एक स्थान पर रख दिया गया है। तो ये आपके ये जो थे ये आपके आठवें तत्व से समानता प्रदर्शित करते थे। 1 2 3 4 5 6 7 और आठवें में फिर यही हो जाएगा, मतलब ये आपस में एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हैं। ये आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम है, ठीक है। आपको पूरी टेबल नहीं बनानी है, अगर पूछता है तो नियम लिखना है और इसकी सीमाएं भी लिख सकते हैं अगर पूछता है तो। मेंडलीव की आवर्त सारणी, ये भी बहुत बार आया है, तो इसमें आप लिख सकते हैं तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित अगर पूछा जाता है मेंडलीव की आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है, तो रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें से कितने समूह कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ हैं, तो आप लिख सकते हैं इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिन्हें क्या कहते हैं, समूह कहते हैं, और 7 क्षैतिज पंक्तियाँ हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम आवर्त कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और आपका है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धता क्या थी, क्या सीमाएं थी, तो इसमें उपलब्धता थी कि अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए, जैसे स्कैंडियम गैलियम तथा जर्मेनियम के लिए। तो आपको इतना याद रखना है, अज्ञात तत्वों के लिए इसमें स्थान छोड़ा गया था। समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया था। पिछली व्यवस्था को छेड़े बिना अक्रिय गैसों का पता लगाने के लिए अलग समूह में रखा गया था। मतलब जो भी आपकी सारणी बनी हुई थी उसको अव्यवस्थित नहीं किया गया और अक्रिय गैसों को अलग समूह में रख दिया गया था। इसकी सीमाएं क्या क्या थीं, समस्थानों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी, इसमें हाइड्रोजन का स्थान भी निश्चित नहीं था और कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार उनका क्रम सही नहीं था। तो ये आपके पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपकी मेंडलीव की आवर्त सारणी उतना अधिक नहीं आती है। क्या आती है फिर हम देख लेते हैं। ये टेबल दी गई है, लेकिन ये टेबल आप अपने बुक से देखिएगा तो बेहतर रहेगा। आधुनिक आवर्त सारणी आपकी आती है, आधुनिक आवर्त सारणी बहुत पूछी जाती है, या आधुनिक आवर्त नियम पूछा जाता है। तो आपको लिखना है तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। ये आपके आधुनिक आवर्त नियम है। ये टेबल जो दी गई है ये आप अपना किताब में देख लीजिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी के जो दोष थे कि समस्थानकों की स्थिति इसमें स्पष्ट नहीं थी और परमाणु संख्या सदैव पूर्ण संख्या होती है, तथा हाइड्रोजन व हीलियम के बीच में कोई तत्व नहीं आएगा। ये दो आपके पर्याप्त हैं, दोष इसमें। और इसके बाद में जो आपका महत्वपूर्ण है इसमें क्या आ सकता है, तो आप ये धात्विक अधात्विक चीज़ें आप क्या पढ़ सकते हैं, ये आपका पूछी गई है। धात्विक गुण का अर्थ है किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉनों की त्यागने की क्षमता, ठीक है। धातुएं आवर्त सारणी में बाईं तरफ होती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नाभिकीय आवेश बढ़ता है। धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु वैद्युत धनात्मक तत्व भी कहलाते हैं। तो ये सब धात्विक लक्षण होते हैं। धात्विक तथा अधात्विक में अंतर अगर आ जाता है तो आपको यही लिखना है। अधातुएं वैद्युत ऋणात्मक होती हैं, वे इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। अधातुएं आवर्त सारणी में दाईं ओर पाई जाती हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने का इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है।
तो आपको ये सब नहीं लिखना है। आप इतना कह सकते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आध्यात्मिक गुण बढ़ता है। अगला, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आध्यात्मिक गुण कम हो जाता है। इतना पर्याप्त है आपका। अगर इसमें अंतर आता है तो आप ये 4-4 पॉइंट लिख दीजिएगा, ये पर्याप्त है आपका। देने का तो बहुत सारी चीज़ें हैं और जो आपकी परीक्षाओं में आ सकती हैं, और देखते हैं क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ये आपका मेंडेलेव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर पूछा जा सकता है। तो आप कह सकते हैं कि मेंडेलेव ये तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाया गया है मेंडेलेव की आवर्त सारणी में, और आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या के क्रम में सजाया गया है। इसमें 8 समूह हैं, इसमें 18 समूह हैं। इसमें 1 से लेकर 7 उप समूह में बटे हैं, लेकिन इसमें कोई भी उप समूह नहीं है। ये आधुनिक आवर्त सारणी तथा मेंडेलेव की आवर्त सारणी में अंतर बताया गया है। और देखते हैं क्या प्रश्न है महत्वपूर्ण। इसमें चलिए आगे तो कुछ है नहीं है, और देख लेते हैं एक बार शुरुआत से, कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, क्योंकि इनमें से ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं इस अध्याय से। एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। ठीक है, इस एक बार हम पॉइंट करते जा रहे हैं। एक आपका ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तत्व किसे कहते हैं? कुल कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 हैं आपके। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये चीज़ आपकी पूछी जा सकती है। डोबे राइनर का अतिरिक्त ये पूछा जा सकता है आपका। और न्यूलैंड का स्टक नियम, ये आपका महत्वपूर्ण है, ये आपका पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद में आपका मेंडेलेव की आवर्त सारणी के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी पूछी जा सकती है, लेकिन ये आता नहीं है कभी भी। लेकिन देख लीजिएगा आप भी, ये देख लीजिएगा 2 लाइनें कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण इनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, और मेंडेलेव की आवर्त सारणी के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित है। मेंडेलेव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्म पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, जिन्हें समूह कहते हैं, 6 और 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। ठीक है। इसके बाद में उपलब्धियां कोई ज़रूरी नहीं है इसमें देखना। इसमें ये आधुनिक आवर्त सारणी भी आ सकती है, तो आप लिख सकते हैं तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म है, ये लिख सकते हैं। या अगर ये ना लिखना हो तो आप ये भी दर्शा सकते हैं कि तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होते हैं। बस ये चीज़ें आप आधुनिक आवर्त नियम में देख लीजिएगा। इसके दोष देखने हैं आपको। परमाणु संख्या हम देख लेते हैं, हालांकि पूछी नहीं जाती है, फिर भी देख लेते हैं। परमाणु संख्या अणु के केंद्र में पाए जाने प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। मतलब जो भी प्रोटॉनों की संख्या होगी वही उसकी परमाणु संख्या कहलाती है। और इसमें कौन सी चीज़ें महत्वपूर्ण है? संयुक्ता देख लीजिए। परमाणु के सबसे बाहरी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुक्ता कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयुक्ता नहीं कहलाती है, अयुग्मित कह सकते हैं आप। जैसे सोडियम की सबसे बाहरी कोष में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन की संयुक्ता कितनी होगी? 1 होगी। मैग्नीशियम की 2 होगी। ठीक है। इस प्रकार सबसे बाहरी कोष में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ठीक है, वो हमारी संयुक्ता कहलाती है। जैसे एल्युमिनियम की 3 हो गई, सिलिकॉन की 4 हो गई, ये सब चीज़ें। अगला है परमाणु साइज। ये आपका कभी नहीं पूछा गया, तो फालतू में परेशान नहीं होना है। धात्विक और अधात्विक गुणधर्म, और बस हो गया आपका समाप्त। इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा इसका इस अध्याय में। मुझे लगता है कि केमिस्ट्री का सबसे छोटा पार्ट यही है। इसमें देख लीजिए न्यूलैंड का स्टक नियम, ऐसे 3 तत्व जो डोबे राइनर के त्रिक दर्शाते हैं। तत्वों की वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? संयुक्ता से आप क्या समझते हैं? आज तक कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? और इसके बाद में बस हो गया। इसके बाद में मुझे नहीं लगता कि इस अध्याय से कुछ आएगा। ये आ सकता है आपका मेंडेलेव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर आपका। बस हो गया। ठीक है। तो बहुत खुशी की बात है कि हमारा ये अध्याय सबसे छोटे वीडियो के रूप में समाप्त हो गया, और
आपकी भी रसायन विज्ञान पूरी तरह समाप्त हो गई है। ये थे आपके अलग अलग वीडियो जो कि हर अध्याय के आपको दिए गए और आपने उनको तैयार भी किया होगा। और अब मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ये कह दे कि हमारे अच्छे नंबर नहीं आ सकते हैं। तो अगर आपको हमारा सहयोग पसंद आया तो आप फटाफट वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आज नहीं आने वाली कई दोस्तों को भी और आपके आने वाले कई छोटी क्लासों के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको लगातार इससे सहयोग मिलता रहेगा और आने वाली जो ऊपर की कक्षाएं अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। धन्यवाद।